हाँ जी, नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शुरू की थी और उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, जिसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जिसमें हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन स्पेयर की, जिसमें हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, और बात की थी लिगेंड्स की। और हमने साथ ही साथ बात की थी कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं और किस टाइप से वो बनते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे वर्नर थ्योरी। तो शुरू करते हैं फिर वर्नर की थ्योरी। तो वर्नर की थ्योरी शुरू करें उसके लिए लेते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल, जिसका नाम है कोबाल्ट NH3, इसकी 6 और Cl3। ये है हमारे पास में एक एग्जाम्पल। इसका IUPAC नाम मैंने नहीं लिखा। IUPAC नाम जब हम IUPAC नाम पढ़ेंगे उसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान देते हैं वर्नर की थ्योरी पर। तो वर्नर ने क्या किया था अभी 1893 में एक थ्योरी दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लेकर, और इसके लिए 1913 के अंदर एक इनको क्या है भी नोबेल प्राइज भी मिला था इस थ्योरी के लिए, ठीक है। ये कुछ इसकी हिस्टोरिकल बातें होंगी। अब हम आते हैं किस पे, केमिस्ट्री पे, और बात करते हैं वर्नर की थ्योरी की। तो देखो वर्नर ने दो चीजें बताई थी, एक थी आपकी प्राइमरी वैलेंसी और एक थी सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर एक क्या था अभी, प्राइमरी वैलेंसी, और नंबर दो था सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने क्या बोला था, वर्नर ने ये बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है और उसका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको आज के युग में हम, आज के टाइम में हम क्या जानते हैं अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, मेटल की। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो बताती है आपका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बातें किसने बोली थी, वर्नर साहब ने बोली थी, कब, 1893 में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात क्या आती है इसमें, नेक्स्ट बात जो वर्नर ने बोली थी वो बोली थी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसको एनाइन ही फुलफिल कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे आप मेरे को बताइए कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, +3 होगी। कितनी होगी भी, +3, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट को, और यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो वर्नर ने ये बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ एनाइन ही उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे सेटिस्फाइड बाय एनाइंस ओनली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +3। तो यहाँ पे एक तरह से कोबाल्ट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉजिटिव चार्ज को अक्यूमुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, या इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके पास चाहिए नेगेटिव चार्ज वाला कोई आयन आके इसके पास आए, आयन इसके पास आए, या फिर नेगेटिव चार्ज आयन या फिर एनायन ही इसको क्या कर सकता है अभी, सेटिस्फाई कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज है तो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, उसके लिए क्या है, Cl- है। तो कहने का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली, ठीक है।
सेकेंडरी वैलेंसी के लिए क्या बोला कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये लिगेंड्स और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके बीच के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एनायंस ही हो, वो एनायन भी हो सकते हैं और कोई न्यूट्रल आयन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव एज वेल एज न्यूट्रल आयंस, मतलब नेगेटिव और न्यूट्रल आयंस दोनों ही क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होती है। क्या होती है अभी, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है अभी, डायरेक्शनल नेचर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि वो किसी भी तरह की कोई जियोमेट्री नहीं बनाएगी। किसके साथ में, जैसे हम ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर, ये सब जियोमेट्री आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, वो सब ये आपको प्राइमरी वैलेंसी नहीं बताएगी। कौन बताएगा, तो फिर वो बताएगा आपको सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या करती है, जियोमेट्री बताती है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें पता चलेगा कि कोई कंपाउंड है वो लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, या फिर ऑक्टाहेड्रल है, या फिर टेट्राहेड्रल है। ये सब कौन बताएगा, ये बताएगा आपको सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसीलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी हो कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी। डायरेक्शनल का मतलब यही हुआ कि वो उस कंपाउंड की जियोमेट्री के बारे में बात करेगी। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेन बातें होगी। अब हम इसकी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे आगे, तब थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको उसको थिक लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, थिक लाइन से दिखाएंगे। तो ये कुछ बातें होगी किसकी, वर्नर की थ्योरी की। बाकी के पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, पर फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा इनको बता देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, अभी दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बातें हमने कर ली अभी। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज ए पॉजिटिव इन मोस्ट ऑफ केसेस। हाँ भाई, अभी हमने बात की थी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली, क्योंकि ये अधिकतर आयंस में क्या होती है, अधिकतर कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, या तो पॉजिटिव होती है या कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें आपको ये जीरो भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, हमेशा ये नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी की। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपकी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और पॉजिटिव आयंस और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मतलब ये किसी से भी सेटिस्फाई हो सकती है, इसको ये जरूर नहीं है कि नेगेटिव आयन ही है। अभी मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे हमने बात की थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल की, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया है। ठीक है, तो ये 5 पोस्टुलेट है किसके, वर्नर की थ्योरी के। ये आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल से और थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं वर्नर की थ्योरी को। ठीक है, देखो भी ये एक टेबल आपकी बुक में दे रखी है।
हम इसको अलग, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। देखो यही टेबल है। देखो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं 4 कॉम्प्लेक्स, कितने भी 4 कॉम्प्लेक्स। वर्नर ने ये 4 कॉम्प्लेक्स लिए थे और इन पर ही बातें की थी अपनी। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, अब ये जो लिखने का जो तरीका है ये पुराना तरीका है। मतलब जो वर्नर के टाइम जो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते थे, लिखते थे, वो इस टाइप से लिखते थे। आज के टाइम में इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी कॉम्प्लेक्स एक बार, फिर इनकी एक एक करके बात करते हैं। जो इसका न्यू मेथड है लिखने का, वो कैसे है, वो हम लिखते हैं यहाँ पे इस टाइप से। देखो COCl3.6NH3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे CONH3 6 और ये आ जाएगा Cl3। ये वाला और ये वाला एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो ये बता रखा है कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, और दूसरा ये बता रखा है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है। तो इसके अंदर जो 6NH3 है वो क्या है अभी, सेकेंडरी वैलेंसी है। इस कंपाउंड के अंदर अंदर जो 6NH3 है वो आपके क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। और जो 3Cl माइनस है ये वाले, वो आपके क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, जो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाएंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CONH3 और ये 5 और ये Cl और ये हो गया Cl3, सॉरी यहाँ पे होगा Cl2 होगा, क्योंकि एक Cl अंदर चला गया ना, ये Cl2 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 5 तो NH3 कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और एक Cl माइनस है। और जो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ये वाले 2 Cl माइनस है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी अलग अलग हो, दोनों एक ही आयन से भी दिखा सकते हैं। मतलब कि इसमें देखो आप, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो NH3, 5 तो NH3 है, ठीक है, और एक जो ये Cl माइनस है ये क्या कर रहा है, ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का यहाँ पे काम कर रहा है। यानी कि इस Cl माइनस की वजह से ही तो इस पे चार्ज आ रहा है +1, और दो जो +1 इस पे आ रहे हैं कोबाल्ट पे, वो बाहर वाले Cl2 की वजह से आ रहे हैं। तो कुल मिला के इस पे जो +3 चार्ज आ रहा है वो इन तीनों के मिलने से ही तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो Cl माइनस है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों का काम करेगा, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में रखना। इसी तरह बाकी आपको ये एग्जाम्पल्स और दे रखे हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। देखो अलग तरीका क्या है, अलग तरीका ये है कि जैसे आपको ये कंपाउंड दे दिया CONH3 6 और Cl3। सबसे पहली बात तो इसका कलर कैसा होगा, अभी येलो कलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा, जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +3 होगा। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +3 कैसा होगा, कैसे होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2 चीजें बताई थी, एक था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक था काउंटर आयन। अब जब ये काउंटर आयन हट जाता है उसके बाद जो चार्ज आता है वो पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स पे होता है। अब यहाँ से 3 Cl माइनस निकलेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा, अभी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा आपका +3, ठीक है। और जो नंबर ऑफ केटाइन है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ केटाइन होंगे आपके 1। ये है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज और ये है नंबर ऑफ केटाइन, और नंबर ऑफ एनाइन कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 Cl माइनस यहाँ से अलग हो जाएंगे। जैसे ही आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, तो ये जो Cl माइनस है बाहर वाले जो काउंटर आयन होते हैं वो तो अलग हो जाते हैं, पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी आपकी एंटिटी होती है वो अलग नहीं होती। तो यहाँ पे 3 क्या है अभी आपके, Cl माइनस है, और एक ही आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया अभी यहाँ पे, टोटल चार्ज हो गया आपका 4, मतलब 3 Cl माइनस का और एक ये कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है।
इसी तरह से आप नेक्स्ट ले लीजिए ये वाला एग्जांपल CO NH3 5Cl और Cl2। इसके कलर की मैं बात करूं तो इसका कलर होगा पर्पल, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है वो कितना आएगा +2, क्योंकि अब यहाँ पे बाहर 2 ही Cl बचे हैं, 2 ही क्लोरीन बचे हैं, तो +2 आएगा। और जो यहाँ पे केटायन होंगे, नंबर ऑफ केटायन होंगे वो कितने होंगे 1 होंगे, और नंबर ऑफ एनायन की बात करें तो वो कितने होंगे 2Cl- होंगे। और जो टोटल चार्ज है, टोटल आयंस, टोटल आयंस कितने होंगे, टोटल आयंस हो जाएंगे 3, 2 एनायन और 1 केटायन, तो टोटल कितने हो गए ये 3 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स की जिसमें आपका CO NH3 4Cl2 और ये वाला Cl। अब इसमें देखो कलर की बात करें तो ये सिस और ट्रांस दो टाइप के कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन सकते हैं, जिसमें सिस का कलर होता है ग्रीन और जो ट्रांस है उसका कलर होगा आपका वॉयलेट। तो यहाँ पे मैं कलर नहीं लिख रहा, मैं सीधा चलता हूँ इस पे। कॉम्प्लेक्स के चार्ज की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स के चार्ज होगा +1, और जो नंबर ऑफ केटाइन है वो कितने होंगे 1, और जो नंबर ऑफ एनाइन है वो कितने होंगे भी 1 Cl- होगा, और जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये आपका चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ये वाला क्या है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, और ये वाला क्या है भी आपका टोटल नंबर ऑफ केटाइन, और ये वाला क्या है एनाइन, और ये क्या है टोटल आयंस, टोटल आयंस। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल आता है वो क्या है कोबाल्ट NH3 और ये तीनों के तीनों Cl अंदर चले गए, एंड इन दिस केस यहाँ पे अब चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स क्या होगा 0, कोई चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ केटाइन भी नहीं होंगे, और कोई Cl- बाहर नहीं निकलेगा, टोटल आयंस भी यहाँ पे कुछ नहीं होंगे, ये अकेला एक न्यूट्रल कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बातें होगी। अब वर्नर ने क्या किया था, ये 4 कॉम्प्लेक्स लिए थे और इन चारों को लेके ही अपनी जो थ्योरी है वो दी थी। ठीक है, इन 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में वर्नर ने बात की थी। अभी मैंने आपको जब मैं पोस्टुलेट बताए थे तो मैंने आपको ये बोला था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम क्या करते हैं डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम थिक लाइन से दिखाते हैं। तो अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था मैंने, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा था CO NH3 6Cl3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अभी कोबाल्ट है आपका, कोबाल्ट के साथ क्या लगे हुए हैं 6 NH3 लगे हुए हैं, कितने 6 NH3 6 NH3। ठीक है, ये आपके 6 NH3 लगे हैं किससे कोबाल्ट से। अच्छा जी, अब जो ये Cl- है तीन जो क्लोराइड आयन है वो भी क्या है कोबाल्ट से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होंगे, उनको हम कैसे दिखाएंगे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे अभी डॉटेड लाइन से, और ये इनके बीच में कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी कि क्लोराइड आयन कहाँ पे फिक्स होंगे। मैंने बात की थी डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल करेक्टर की। डायरेक्शनल होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि वो आपके जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी जियोमेट्री को बताएगा। अब जैसे यहाँ पे NH3 है, ये सारे के सारे क्या है ये कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर ये NH3 है, इनकी वजह से इसकी क्या है सेकेंडरी वैलेंसी आपको दिखाई दे रही होगी। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसकी वजह से है NH3 की वजह से है, और NH3 सेकेंडरी वैलेंसी है तो वो क्या करेंगे वो डायरेक्शनल होंगे, डायरेक्शनल होंगे तो वो क्या करेंगे इस कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री को डिसाइड करेंगे। इसीलिए जो ये लिगेंड्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे लिगेंड्स हैं ये। तो ये जो NH3 लिगेंड्स है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ही रहेंगे,
जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा उस कॉम्प्लेक्स का, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका लिगेंड, और वो लिगेंड कौन सा है यहाँ पे? NH3। जबकि जो Cl माइनस है वो मैंने आपको क्या बोला अभी, वो प्राइमरी वैलेंसी है, और प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल है मतलब वो इसकी जियोमेट्री पे कोई भी किसी भी तरह का योगदान नहीं दे रही है। कोबाल्ट मतलब इस जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसकी जियोमेट्री में किसी भी तरह का योगदान नहीं दे रही है। तो आपका जो Cl माइनस है वो क्या होगा? Cl माइनस को हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई। अच्छा जी, अब क्या बचा है आपका? ये सारी बातें हमने कर ली किसकी? वर्नर की थ्योरी की। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ये बातें भी यहाँ पे हो गई। अब हम अगली बात क्या करते हैं? अभी अगली बात करते हैं हम किसकी? अगली बात करते हैं किसकी? एविडेंस की। कि एविडेंस क्या है वर्नर की थ्योरी के? वर्नर ने जो बातें बोली क्या वो बातें सही है या नहीं है? तो एविडेंस हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे। क्या एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर की थ्योरी के एविडेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सबसे पहला एविडेंस कौन सा है अभी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? AgNO3 के साथ में। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है अभी? CO NH3 और Cl3। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी एक्सेस AgNO3 के साथ में, एक सेकेंड, जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी इसके साथ में एक्सेस में AgNO3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 मोल AgCl। यहाँ पे कितने मोल मिल रहे हैं अभी? 3 मोल AgCl मिल रहे हैं। और जब हम क्या करें, ये वाला कंपाउंड ले लें, यहाँ पे तो आएंगे ना, जब यहाँ पे हम AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब आपको कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल AgCl के मिलेंगे। इसी तरह से मैं अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स ले लूं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे भी? 1 मोल AgCl का मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है आपका ये वाला, इसमें देखो काउंटर आयन कितने हैं? 3 है। और मैंने क्या बोला कि जैसे ही आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो जो काउंटर आयन है वो इस कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाते हैं, अपने अपने आयन्स के अंदर टूट जाते हैं। बट जो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसके अंदर की जो एंटिटी है वो पूरा का पूरा एक अलग आयन बन जाता है। वो NH3 या कोबाल्ट के अंदर टूटता नहीं है, वो पूरा का पूरा एक अलग कोऑर्डिनेशन स्पेयर बना के अपना रखता है। पर जो आपका जो काउंटर आयन है वो टूटकर अलग हो जाता है। तो वो टूटकर अलग हो जाएगा तो जैसे ही आप इसकी AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो वो क्या करेगा? इसके साथ में प्रेसिपिटेशन बना के अलग हो जाएगा और AgCl के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3 Cl है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे आपको 3 AgCl के मोल मिलेंगे। पर इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये वाला जो क्लोरीन है ये सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट बन चुका है। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट बन चुका है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रहा है और जियोमेट्री में भी योगदान दे रहा है। यानी कि ये कोबाल्ट के साथ अब पूरी तरह से क्या हो गया, अभी बन चुका है। अब इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मोल AgCl के देखने को मिलेंगे। एंड इसी तरह से क्या हो रहा है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे 2 मोल AgCl के
कहाँ पे चले गए, कोबाल्ट के साथ में चले गए। यानी कि वो सेकेंडरी वैलेंसी में भी यहाँ पे अब अपना योगदान दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, इसकी जियोमेट्री वगैरह बना रहे हैं। यानी कि अब जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो इन Cl2 की वजह से ये है, Cl2 और 4 ये जो NH3 है इनकी वजह से है। तो यहाँ पे सिर्फ एक Cl बचा है, तो वो AgCl का निर्माण करेगा। एक AgCl का मोल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द रीजन, ठीक है। तो यहाँ से अब जो वर्नर ने जो ये बातें बोली थी, इनको जब ये पीपीटी वाली जो रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा के देखी गई, तो इन कॉम्प्लेक्स के साथ में ठीक ऐसा ही हुआ। तो इससे ये बातें क्लियर होती है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी होगी और प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी होगी। वर्नर ने यही चीजें बताई थी इन कॉम्प्लेक्स के लिए। आप इस टेबल में देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि वर्नर ने ये बोला था कि जो इस कॉम्प्लेक्स की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितना है, 6 है। 6 NH3 है जो क्या कर रहे हैं, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं। और जो 3 Cl माइनस है वो क्या कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को दिखा रहे हैं। और ये बात, ये जो AgCl वाली जो पीपीटी बन रही है या प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन हो रही है, इससे आपको पता चलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एविडेंस है इसके लिए, वर्नर की थ्योरी के लिए, वो क्या है आपका, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, देखो किसी भी कंपाउंड की जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी पार्टिकल के ऊपर, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। और जितने ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी। कौन सी, मोलर कंडक्टेंस होगी। ये बात हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस की मैं यदि बात करूं, तो मोलर कंडक्टेंस आपकी क्या होती है अभी, मोलर कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ आयंस के। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे भी, चार्ज ऑन दीज आयंस। अब जो आयंस उनके ऊपर जो चार्ज है, साथ ही साथ उन आयंस की संख्या कितनी है, इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी क्या, आपकी मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ये वाले, ये देखिए आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप, CONH3 6Cl3 है। ये वाला क्या है, इस पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, +3 है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है अभी, +3 है। और जो केटाइन है, केटाइन के नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 है। एक तो केटाइन है यहाँ पे, और 3 क्या है, एनाइन है। तो टोटल आयन कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल आयन कितने हो गए अभी, 4 हो गए। अब इन चारों पर ओवरऑल यदि मैं चार्ज की बात करूं, तो वो चार्ज कितना होगा अभी, चार्ज होगा वो 6। 6 कैसे होगा, देखो +3 तो क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना होगा, +3। एक तो ये +3 से आ जाएगा, ठीक है। और जो 3 Cl माइनस है, तो तीनों पे -1 -1 -1, तो टोटल माइनस का 3 चार्ज किस पे होगा, इन एनायंस पे होगा। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, सॉरी टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरह से मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, तो इस वाले एग्जाम्पल में देखिए आपको जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है वो कितना है, +2 है। और जो नंबर ऑफ केटाइन है वो कितने हैं, 1 ही है। और जो नंबर ऑफ एनाइन है वो कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ एनाइन कितने अभी, 2 है। तो टोटल आयंस कितने हो गए, 3 हो गए। और जो टोटल चार्ज है इन पे वो कितना होगा, 2 तो ये हो गया, 2 Cl माइनस की वजह से, और +2 ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इस एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें क्या होगा भाई, इस वाले में देखिए आप, इसमें +1 है कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज, और जो टोटल नंबर ऑफ केटाइन है वो कितने हैं, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ एनाइन है वो कितने हैं, यहाँ पे 1 है। और टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, 2। और इन दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा,
2, ठीक है। एक आपका +1 और एक आपका -1 उस क्लोरीन वाला। इसी तरह से इसमें क्या था अभी, +2 कॉम्प्लेक्स वाला और -2 इन 2 क्लोरीन की वजह से, ठीक है। से यहाँ पे -3 उस क्लोरीन की वजह से, इन 3 क्लोरीन की वजह से, क्लोराइड आयन की वजह से, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये आपको चार्ज इन पे दिखाई दे रहा है। तो अब जब हम इन कॉम्प्लेक्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस, 4 हैं। 2 नंबर वाले में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 है। और 3 नंबर वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 हैं। और जो ये लास्ट वाला इसमें कोई भी आयन नहीं है। तो जैसे जैसे आप इन कॉम्प्लेक्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे जो 1 नंबर वाला जो कंपाउंड है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। 2 नंबर वाले की उससे कम है, 3 नंबर वाले की उससे कम, और 4 नंबर वाले की तो बिल्कुल ही कम है। तो ये बात होगी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाले जो ये मेजरमेंट है इससे भी ये चीजें क्लियर होती है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने कितने आ रहे हैं और वो जो आयंस है वो किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अपना वो जो क्या बोलते हैं योगदान दे रहे हैं, कि कौन प्राइमरी वैलेंसी में योगदान दे रहा है, कौन सेकेंडरी में दे रहा है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से भी क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के जो मेजरमेंट है एक इससे और एक जो हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात की थी, इन दोनों चीजों से ये क्लियर होता है कि जो वर्नर ने बातें बोली थी वो एकदम सही थी। अच्छा, तीसरा एक और एविडेंस है वर्नर की थ्योरी का। वो एविडेंस क्या है अभी, वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें देखिए, तीसरा जो एविडेंस है वो है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। तीसरा क्या है अभी, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या होते हैं अभी, फ्रीजिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लिख लेते हैं इसको क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट को, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is a colligative property, is a colligative property, ठीक है, is a colligative property and depends upon the number of particles in the solution। देखो भी क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसका जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो जो काउंटर आयन और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो अलग अलग टूट जाते हैं, पर जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो इकट्ठा रहता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है। जैसे इस कॉम्प्लेक्स की मैं यदि बात करूं, CONH3 6Cl3, जैसे ही आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, +3 और +3Cl-। अब जो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स है उनमें क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है अभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हम पढ़ते हैं किसमें, सॉल्यूशंस के अंदर। और डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उन पे डिपेंड करता है, ना कि उसके केमिकल नेचर पे, ना कि केमिकल नेचर पे। केमिकल नेचर किसका, जैसे ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है यहाँ पे, इस कॉम्प्लेक्स के केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी जो इसकी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जो इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो इसके केमिकल नेचर पर डिपेंड ना करके डिपेंड करती है इस पे, नंबर ऑफ आयंस पे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि कितने पार्टिकल्स में वो टूट रहा है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये चीजें आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से पता चलेगी। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी, इसका फॉर्मूला होता है
TFIMKF है ना, ये होता है। ठीक है, अभी ये है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है आपका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर कुछ नहीं है ये सिंपल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस है जो उस सॉल्यूशन के अंदर बने हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के। जैसे ये वाला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 6Cl3, इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आई कितना होगा, 4 होगा। एम क्या है, एम है यहाँ पे मोलेलिटी, एम क्या है यहाँ पे मोलेलिटी। मोलेलिटी हमें पता होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, किसी भी कंपाउंड की, ठीक है। जो केएफ है वो क्या है, वो है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और डिपेंड किस पे करता है ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, जो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे H2O सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कुछ अलग होगा, और कुछ कोई और सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो अलग होगा। ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, ना कि सॉल्यूट पे। ये चीजें हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप बस एक बात पे ध्यान दीजिए कि जो आई है वो क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, और वो आपका नंबर ऑफ आयंस को बताती है, कितने नंबर ऑफ आयंस है। अब हमें मान लीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता हो कि हाँ इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ में अगर ये करें तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है, वो जो डिप्रेशन है वो कितना होगा, ये हमने पता लगा लिया। इसकी मोलेलिटी हमें पता है, और केएफ है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो भी हमें पता है। तो हम आसानी से इस आई का मान निकाल सकते हैं ना। आपको इस फॉर्मूले में टोटल 4 चीजें दी हुई है, 4 में से 3 की वैल्यू आपको पता हो तो चौथी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से जब क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से ये किया गया तो क्या हुआ, अभी क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से जब ये सब चीजें की गई तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आयंस आ रहे हैं वो ये किससे आए हैं, ये क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से पता चला कि जो इस वाले कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसमें 3 है, थर्ड कॉम्प्लेक्स इसमें कितने हैं, 2 है, फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स इसमें कोई भी आयंस में टोटल आयंस नहीं है। मतलब ये पूरा पूरा क्या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे कोई आयन फॉर्म नहीं हो रहा। तो ये चीजें हमें किससे पता चली, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से पता चली। ठीक है, तो ये बातें होगी आपकी वर्नर की थ्योरी की। तो वर्नर की थ्योरी और उसके एविडेंस हमने 3 तरीके से देखे। एक तो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था, एक था आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट वाला, और एक था आपका क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, जिससे हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस के बारे में पता चला। तो ये सारी बातें होगी आपकी इसकी वर्नर की थ्योरी की। अब वर्नर की थ्योरी के अंदर कुछ क्या थी भैया, कमियां थी, लिमिटेशन थी कुछ इसकी। लिमिटेशन क्या थी भाई, उनको और देख लेते हैं एक बार। अब लिमिटेशंस की मैं बात करूं, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। लिमिटेशन की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी भी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो वर्नर की थ्योरी है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है तो वो कैसे है और क्यों है, इसके बारे में वर्नर की थ्योरी कोई बात नहीं करती है। ठीक है, एक तो इसकी लिमिटेशन ये होगी। दूसरी लिमिटेशन है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, वर्नर की थ्योरी ये भी नहीं बताती कि कोई कॉम्प्लेक्स है वो येलो कलर का या ग्रीन कलर का, वॉयलेट कलर का क्यों है, क्या उसके पीछे रीजन है, इन सब के बारे में वर्नर की थ्योरी है वो बात नहीं करती। ठीक है, नंबर 3 जो इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, अभी 3 नंबर लिमिटेशन की यदि मैं बात करूं तो ये जो है लिगेंड्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती। लिगेंड्स के बीच में जो है डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती। जैसे कि
लिगेंड्स के बीच में, लिगेंड हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड, ठीक है। तो जो वर्नर की थ्योरी है वो लिगेंड्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगेंड वीक है, ठीक है। ये सब चीजें वर्नर की थ्योरी नहीं बताती है। जो फोर्थ लिमिटेशन है वर्नर की थ्योरी की वो है क्या, वो है आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स कोई स्टेबल है या कोई कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, इन सब के बारे में भी वर्नर की थ्योरी है वो बात नहीं करती, ठीक है। 5 नंबर जो लिमिटेशन है वो क्या है भी, 5 नंबर लिमिटेशन है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है, वर्नर की थ्योरी आपको ये तो बताती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है या फिर जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है डायरेक्शनल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। पर जो वर्नर की थ्योरी है वो आपको ये नहीं बता रही कि कोई कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है या फिर टेट्राहेड्रल बन रहा है, तो वो स्पेसिफिक उसी अरेंजमेंट में या ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में ही क्यों अरेंज हो रहा है, इसके बारे में वर्नर की थ्योरी कोई बात नहीं करती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, जिसकी वजह से ये थ्योरी इतनी मतलब नहीं बोल सकते ऐसे कि सक्सेस नहीं है, सक्सेस है तभी तो उसको नोबेल प्राइज मिला था अभी। तो इसी वजह से हमें कुछ और थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, जो है वीबीटी और सीएफटी, उनकी बात हम आगे करेंगे। तो ये लिमिटेशंस होगी। अब एक बार हम इस पूरे लेक्चर का थोड़ा सा क्रक्स देख लेते हैं। देखो भाई, वर्नर ने क्या बोला था, वर्नर ने 1893 के अंदर एक थ्योरी दी थी, वर्नर थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, और 1913 के अंदर उसको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और वर्नर ने क्या बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकंड, एक होती है आपकी, हाँ भाई, वर्नर ने क्या बोला था, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी बताती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर को। जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज सेटिस्फाइड बाय एनायंस ओनली, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज satisfied by negative as well as neutral ions और पॉजिटिव चार्ज आयंस, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है डायरेक्शनल इन नेचर, यानी कि ये आपका मॉलिक्यूल के अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा लिगेंड्स का, उनके बारे में भी बात करती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी उसको हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारे के सारे पोस्टुलेट है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये हमने बातें की थी कुछ, टोटल नंबर ऑफ आयंस केटायंस कहाँ से आ रही हैं, कितने कितने हैं, और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर डॉटेड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बातें होगी। एविडेंस की बात करें तो एविडेंस, मैंने 3 एविडेंस की बात की, एक है पीपीटी रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एक्सेस एजीएन3 के साथ में जब इन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई करवाई गई तो 3 मोल, 2 मोल और 1 मोल एजीसीएल मिला। वो क्यों मिला जिसकी बात हमने अभी की थी। और साथ ही साथ मैंने बात की थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट से पता चलता है कि जो मोलर कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो उन आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ आयंस का पता चला, किसमें, जो वर्नर ने जो कॉम्प्लेक्स लिए थे उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए, तो ये आपको यहाँ से पता चला। और एक आपको क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है जिसमें वॉन्ट ऑफ आई होता है, और आई आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन। तो ये सारी बातें हमने वर्नर की थ्योरी के लिए की थी, और ये 3 एविडेंस हमने अभी पढ़े हैं। और लास्ट में हमने बात की वर्नर की थ्योरी की लिमिटेशन की। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है उसको एक्सप्लेन नहीं करती, और ये जो लिगेंड्स के जो स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड है उनके बारे में भी ये कुछ भी नहीं बताती है। कॉम्प्लेक्स टेबल है या अनटेबल है इनके बारे में कोई बात नहीं करती। और जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर इन पर्टिकुलर शेप के अंदर ही क्यों होता है, इसके बारे में वर्नर की थ्योरी कोई बात नहीं करती है, ठीक है। तो ये बात होगी वर्नर की थ्योरी की। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए और
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।